गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। श्रुति, सिर्फ एक बार मुझे फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा तो रिमाइंड कराना अटेंडेंस लेने के लिए। हाँ यस सर, अटेंडेंस एंड रिकॉर्डिंग का रिमाइंड यू। हाँ, ओके। सो लास्ट टाइम वी हैव डन with unit 3 and today we'll be starting with unit 4. Now before we start with unit 4, remember one thing, that first 3 units के जो भी concepts थे मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। बहुत सारे लेक्चर्स हुए हम लोग के फर्स्ट 3 यूनिट्स के, बिकॉज दैट वाज द बेस। नाउ यूनिट 4 एंड 5 जो है दे आर प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन इन फर्स्ट 3 यूनिट्स। सो यूनिट 4 एंड 5 गोइंग टू बी वेरी 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 रैपिड वन, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो। सो इफ यू डोंट रिमेंबर इट, just go and revise first 3 units. Okay, now we'll start with unit 4 now. So what we have in unit 4 वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। Okay, so we'll quickly start with this. So as you can see in unit 4, first topic, unit 4 में आपके total 4 parts है: verification, validation, testing, software measurement and software cost estimation. छोटे छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है। So as you can see in the unit 4 we have verification, validation. So difference दिया हुआ है. Now what we mean by verification, validation? So we are already done with this part. ये diagram last time मैंने आपको V model का diagram बताया था. So the same diagram will be referring here. As you can see in V model we have on one side we have this, that is on one side ये वाला जो पार्ट है आपका, ओके ये वाला जो पार्ट है इस कॉल्ड एज वीवी मॉडल है। तो एक वी यहाँ पे आएगा, सेकेंड वी इज ऑन दिस साइड। ये वाला जो है इसको हम लोग वेरिफिकेशन वैलिडेशन बोलेंगे, सॉरी दिस इज वेरिफिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। ठीक है, सो ये वाला जो है ये वैलिडेशन है, इसको मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोल सकता हूं और इसको मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल सकता हूं। सो फर्स्ट वी अबाउट वेरिफिकेशन, सेकेंड वी अबाउट वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस आएगा? सो एज यू कैन सी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, देन फिजिबिलिटी स्टडी आएंगे, देन सिस्टम डिजाइन आएगा, आर्किटेक्चर डिजाइन आएगा, मॉड्यूल डिजाइन आएगा। कोडिंग से वंस वी आर डन विद कोडिंग और ड्यूरिंग कोडिंग हम लोग टेस्टिंग चालू करते हैं। सो कोडिंग से आपका जो भी पार्ट है वो वैलिडेशन वाले पार्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, इफ यू नोटिस एरो हियर, सो कोडिंग से जो भी पार्ट है वो कोडिंग के आगे का जो भी पार्ट है एवरीथिंग कंसिडर्ड एज अ वैलिडेशन, जहां पे नंबर ऑफ टेस्ट आएंगे। लाइक एज यू कैन सी, if module design is correct तो unit test पास हो जाएगा। if architecture design is correct तो integration test पास हो जाएगा। if system designs are correct then system test पास हो जाएगा। and requirement gathering and analysis अगर correct किया आपने तो acceptance test जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, these are the points. I'll share this diagram. ये diagram आपको याद रखना है। I'll just save it as JP. Okay. Who is this? Please put yourself on mute. Hello. ओके, सो दैट्स वी मॉडल। अब उसमें हम लोगों ने देखा वही सेम चीज यहाँ पे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो एज यू कैन सी वेरिफिकेशन में क्या आएगा? रिव्यू, मीटिंग, इंस्पेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट, वो सब आएगा। एंड वैलिडेशन में वी हैव टेस्टिंग टाइप्स।
सो वेरिफिकेशन में क्या बोला, देखो एग्जीक्यूशन कोड इज नॉट कम्स अंडर वेरिफिकेशन, क्योंकि आप कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो मतलब आप टेस्ट कर रहे हैं, बराबर है. सो टेस्टिंग कम्स अंडर वैलिडेशन वाला पार्ट. सो जो मैंने आपको अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया, सेम थिंग इज गिवन इन दिस टेबल. डिफरेंस में वेरिफिकेशन, वैलिडेशन. वेरिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, एंड जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो करेक्ट है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे हम लोग. सो उसको हम लोग वीवी मॉडल या वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल बोलते हैं. I hope this is very clear to everyone. So यहाँ पे आपको वही डायग्राम दिया हुआ है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वीवी मॉडल. तो स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या बोला है, द सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कंसर्न विद एनालिसिस द स्टैटिक सिस्टम रिप्रेजेंट्स टू डिस्कवर द प्रॉब्लम, इसको स्टैटिक वेरिफिकेशन बोलेंगे. एंड डायनेमिक कंसर्न विद एक्सरसाइजिंग द ऑब्जर्विंग प्रोडक्ट बिहेवियर, लाइक सिस्टम इज एग्जीक्यूटेड विद टेस्ट डेटा एंड ऑपरेशनल बिहेवियर. अब देखो सबसे पहले स्टैटिक में क्या होगा, जो मैंने कोड बनाया, जो वो कोड को एनालाइज करेंगे. कोड एनालाइज करने का मतलब है उसमें कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स तो नहीं है. कोड जो हम लोगों ने लिखा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन के हिसाब से, जो हम लोगों ने कंसेप्ट्स डेफिनेशंस पढ़े हैं उसके हिसाब से करेक्ट है कि नहीं, दैट्स व्हाट वी विल बी टेस्टिंग हियर. सो स्टैटिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड वी ट्राई टू एनालाइज द बिहेवियर, उसको हम लोग स्टैटिक टेस्ट बोलते हैं. डायनेमिक का मतलब है कि वी ऐड और एंटर सम डेटा हियर, और वो जो डेटा है उसके लिए हम लोग ऐसा टेस्ट टेबल जो है वो प्रिपेयर करते हैं. एज यू कैन सी इन दिस टेबल, I'll just download this. So देखो यहाँ पे आपके पास ये टेस्ट टेबल आ गया. Now this same test table or Excel file will be using here. So as you can see, हम लोग के पास ये एक Excel file आ गया. Now this Excel file will basically help us. Okay. This one is better. Okay. So यहाँ पे देखो क्या होगा. What things will be following here? So first of all, as you can see, यहाँ पे हम लोग के पास टेस्ट आईडी है, टेस्ट केस आईडी है, ठीक है. नाउ रिमेंबर, आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी आप ऐसा ही एक एक्सेल फाइल बनाएंगे टेस्ट केसेस के लिए. सो वी हैव टेस्ट केस आईडी, दैट इज टेस्ट केस टीसी शॉर्ट में. देन किसका टेस्ट केस है, लॉगिन का. टेस्ट केस आईडी. टेस्ट सिनारियो क्या है, वेरीफाई द लॉगिन ऑफ जीमेल. टेस्ट केस में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंटर वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड. प्री कंडीशन क्या है, नीड अ वैलिड जीमेल अकाउंट टू डू अ लॉगिन, दैट इज प्री कंडीशन, बराबर है. टेस्ट स्टेप्स में क्या बोला हम लोगों ने, एंटर यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन. ये आपके टेस्टिंग के स्टेप्स है. वैलिड डेटा मतलब आपका वैलिड यूजर नेम, ईमेल आईडी और उसका जो पासवर्ड है. रिजल्ट क्या आना चाहिए, सक्सेसफुल लॉगिन. पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन मतलब लॉगिन होने के बाद में आपको क्या दिखेगा, इनबॉक्स दिखेगा ऑफ जीमेल. अब ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, सक्सेसफुल लॉगिन. एक्चुअल रिजल्ट में भी अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओके एक्चुअल रिजल्ट सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, तो मेरा टेस्ट जो है वो क्या हो गया, पास हो गया. नाउ सेकेंड में हम लोगों के पास क्या है, सेम टेस्ट केस आईडी है. देखो लॉगिन, वेरीफाई, लॉगिन विद जीमेल. इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, वैलिड यूजर नेम लेकिन इनवैलिड पासवर्ड एंटर कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों हम लोगों ने ट्रू डाला. सेकेंड टाइम यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड फॉल्स है. देखो सेम प्री कंडीशन सेम रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, करेक्ट यूजर नेम एंटर करो, इनवैलिड पासवर्ड एंटर करो. क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज. पोस्ट कंडीशन कुछ नहीं होगा, रीलॉगिन पे लेके जाएगा, है ना. एक्चुअल रिजल्ट अगर ये इससे मैच हो रहा है देन इट्स फाइन, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट अगर इससे मैच नहीं हो रहा है देन आई विल से माय टेस्ट इज फेल्ड. नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूं, इनवैलिड यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड. सेम है, यहां पे हम लोग देखेंगे ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर दोनों मैच कर रहे हैं देन दिस इज पास. यहां पे मैं लिखूंगा पास.
सेम वे लास्ट वाला जो है उसमें यूजर नेम पासवर्ड दोनों में फॉल्स दूंगा, बराबर है, और एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, इक्वल है या नहीं वो देखूंगा, और उसके बेस के ऊपर आई विल राइट स्टेटस ऑफ दिस टेस्ट वेदर पास और फेल्ड। सो ये आपका टेस्ट केसेस होता है, और ऐसे टेस्ट केसेस बेसिकली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट केस जो आप बनाएंगे उसके बेस के ऊपर आई कैन से यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दिस, हाँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी स्टैटिक एंड डायनामिक वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन आएंगे, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसर्न विद डायनामिक वेरिफिकेशन, द सिस्टम इज एग्जीक्यूटेड विद टेस्ट डेटा एंड इट्स ऑपरेशनल बिहेवियर इज ऑब्जर्व। तो टेस्ट डेटा मतलब टेस्ट केसेस टेबल बनाएंगे, जैसा अभी एक्सेल टेबल बताया मैंने, तो सेम है। स्टैटिक में विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड वी ट्राई टू एनालाइज इट्स आर्किटेक्चर, द मेन एल्गोरिथम करेक्ट है कि नहीं, लॉजिक करेक्ट है कि नहीं, जो हम लोगों ने फंक्शंस के आगे जो उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखे हुए पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो प्रॉपर है कि नहीं, इनहेरिटेंस प्रॉपर है कि नहीं, इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास सेफ आई एम इनहेरिटिंग सम मेथड, तो वो पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्राइवेट भी नहीं पब्लिक भी नहीं, वो वेरीफाई करेंगे। डायनेमिक में ऑफ कोर्स यूज दैट एक्सेल टेबल एंड टेस्ट योर सॉफ्टवेयर जो भी बना हुआ है, प्रोग्राम टेस्टिंग बोलेंगे इसको। Testing, types of testing, mainly there are two types of testing, defect testing and validation testing. Defect testing, we are done about talking about defects. So mainly if you know, we have 5 types of defects. Okay, first जो आपका defect है, first type of defect is critical defect. Second is major defect, moderate, कॉस्मेटिक एंड लास्ट इज माइनर। सो फर्स्ट क्रिटिकल जो है इसमें हम लोगों ने क्या बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर सॉफ्टवेयर फेल्ड एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, है ना, नो ऑल्टरनेटिव हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव ऑल्टरनेटिव। अब यहां पे देखो कोई पार्ट फेल नहीं हुआ है, ठीक है, नो फेलियर बट एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। कॉस्मेटिक GUI रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स और वो जो भी रहेंगे वो सब आएंगे। और ये अभी हम लोग ये जो भी डिफेक्ट्स हम लोगों ने देखे, टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आ गए। अब ये जो 5 टाइप्स के डिफेक्ट्स देखे हम लोगों ने, इसमें से कौन से आपको सॉल्व करने हैं, इट्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा, प्रायोरिटी वी डिफाइन ऑन द स्केल ऑफ 0 to 9। तो सपोज अगर ये क्रिटिकल डिफेक्ट है, अब समझो कि माइनर डिफेक्ट जो है ना, इसका प्रायोरिटी भी कभी हाईएस्ट हो सकता है, लाइक ऑन सम कॉलेज है हम लोग के पास और वो कॉलेज का स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, जैसे UPG है, तो UPG के जगह पे सपोज यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो UPG कॉलेज का सपोज VPG हो गया, U का V हो गया। So अब क्या हो गया, there are many students who are trying to get the admission at this college online मोड से, अभी लॉकडाउन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज का नाम पढ़ के दूसरे साइड पे चले गए। सो क्या हो गया, सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स आए थे, उसमें से अगर 50 या 40 भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक देख के दूसरे साइड पे चले गए, तो दैट इज द लॉस फॉर अ कॉलेज। और एक स्टूडेंट का अगर मैं 20,000 भी पकड़ता हूं, यू कैन मल्टीप्लाई विद 40, 20 into 40, टोटल इतना बड़ा लॉस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर एरर। सो दैट्स व्हाई प्रायोरिटी इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस टू सॉल्व दिस माइनर एरर। तो क्रिटिकल एरर छोड़ो, पहले माइनर सॉल्व करो, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न विच वी फॉलो। सो डिफेक्ट्स मैंने बता दिया। वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। वैलिडेशन के बारे में यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर वापस आपके 2 टाइप आएंगे, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। टेस्टिंग डिबगिंग, डिफेक्ट फाइंड करेंगे, या डिबगिंग का मतलब एरर फाइंड करो और उसको सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। सो डिबगिंग प्रोसेस में क्या होगा, वी हैव टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट कैसे बनेगा, वो टेस्ट केसेस का जो हम लोगों ने एक्सेल फाइल अभी देखा, वो एक्सेल फाइल आएगा, सॉरी, वो एक्सेल फाइल के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वी ट्राई टू लोकेट द एरर,
डिजाइन एरर रिपेयर मतलब कैसे वो एरर सॉल्व होगा वो, देन रिपेयर एरर मतलब कोड में चेंजेस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अभी यहाँ पे एक बार आपका कोड में प्रोग्राम में चेंज हो गया तो रीटेस्ट दैट सेम प्रोग्राम बेस्ड ऑन अगेन द टेस्ट केसेस। क्लियर है? सो वीवी प्लानिंग सेम आएगा, मैंने आपको जो बताया वो वर्टिकल मॉडल है, हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस। सो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान, टेस्टिंग द प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, टेस्टेड आइटम्स क्या है, टेस्टिंग शेड्यूल क्या है, बेसिक है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मतलब वी हैव डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप लेट्स सपोज, तो उसको हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके देखेंगे। या रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मतलब यूजर्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड विद द सिस्टम मीटिंग its requirement and testing should be planned so that all requirements are individually tested, है ना? तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का मतलब एक्सेप्टेंस टेस्ट अगर पास हो रहा है तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज आल्सो पास्ड। Next we have a tested items, the product of the software process that are to be tested should be specified. Then testing schedule, टेस्टिंग शेड्यूल जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन ओवरऑल टेस्टिंग शेड्यूल एंड रिसोर्स अलोकेशन फॉर overall testing schedule and resource allocation for this. So मतलब how much time we have assigned there and उसके बेस के ऊपर how much time it is required and how many developers are required और उनको हम लोगों ने कितने टाइम ये प्रोजेक्ट पे रखा था, ये आपका टेस्टिंग शेड्यूल रहेगा। ठीक है? सो लाइक वी हैव सम सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल। अब देखो देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो आपको टेस्टिंग में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ सच कंपनीज अवेलेबल। जैसे अगर मैं जाके सिर्फ अगर गूगल पे आई जस्ट टाइप, आई गो टू गूगल एंड इफ आई जस्ट से ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स, ये देखो फर्स्ट यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हियर। सो ये क्या है, आपको ये हेल्प कर रहा है। ठीक है? लाइक वी हैव दिस वन एज वेल or we have this one as well. So these are the companies who basically help you to test. So get started. We have a free trial available with us and यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have also demo available with us. So directly आपको आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्ट करने में हेल्प करेगा। If we can just have a look at this, I'll just share it. Okay, I'll just share that video. Please have a look. Then again हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Functionize is a smart testing platform that allows the creation, execution, diagnosis, and maintenance of test cases to be done very easily across teams with varying skill sets. The first that I'll show you today is Architect, and we're going to do a simple verification here and make sure that the price of this element contains, let's say, a DOM-related validation. So we'll take the text-based attribute, we'll leverage our operators here, no coding necessary, and we'll say, let's make sure that this contains a dollar symbol. And for good measure, we'll make sure that the text of this element is greater than $10. If we wanted to check the padding, border, font style, etc., that would be located in the CSS validation. We can also check this or images with computer vision. And if I am able to code and would like to do so, I can leverage JavaScript to do more advanced verifications. Going to come in and point out a couple other nice features that we have without getting too deep into some of the more advanced settings. We can generate random data on the fly, including names, email addresses, phone numbers, in varying formats. We can pass variables from test case to test case. We can do in-test variables, create email addresses on the fly, and validate that emails are received and verify various things within each email. API and database exploration is included and can be put into a test case very easily. Again, no coding required.
injecting cookies and HTML5 storage, picking up two-factor authentication codes from mobile devices and incorporating those into an automation suite instead of the traditional approach of doing them manually, viewing files that are downloaded from applications as a web page and verifying that they contain the correct information. Additionally, looping, branching, if-then statements, conditional logic, external apps, and reusable test cases or page objects are also included within the architect and can be used without any coding experience. Additionally, Functionize offers the ability to create test cases using nothing but plain English. Here I've written a very short sample showing that I'm going to open a URL, do some verifications and clicks, similar to kind of what we saw in the architect test case. After I've written my test case using English, I simply submit it, and the Functionize machine learning creates the test case for me. Once I submit the test case for modeling, I can walk away, get some coffee, or continue to write test cases that will be created for me by the system. My supervision of this process is no longer required. After the test case is complete, I simply review that Functionize has created it correctly, approve the test case, and then it's ready for use. If a test case fails, test results in Functionize are all visual and can be read by anybody on the team. You'll notice that on the left-hand side, we have the action and action type listed, so click. And you can see the element that we're interacting with highlighted by a boundary box. As we click through the screenshots, we can see the test going step by step, verifying a product name. Here we're clicking on the product that was verified on the previous step. So a little bit of complex logic that the system takes into account for us. And here we have a failure. So we're verifying the text of a span element is greater than 1100. And we can see that it's not. And the cool thing is we can actually refer back to the previous successful execution of this test case and see that the price has indeed changed. And we need to either report a bug to the team or adjust the test case in such a way that this validation would pass the next time the test case executes. Not only are the tests easy to create using either NLP or Architect, they can be run at scale across all desktop browsers, Android devices. Once you get into the tens or hundreds or thousands of test cases, you simply select the test cases that you'd like to run from one or multiple projects within your Functionize account, execute the test cases, and each test will spin up on its own virtual machine within the cloud, allowing cloud scale. It's not infinite, but it's pretty. So as you can see here, we have same test जो आपके अलग-अलग जो टेस्ट है वो देखो यहाँ पे on Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, on each and every browser this tests are running. So that's why we can use such automation testing tool. Okay, so we'll just quickly finish this video and again continue with our topic. Pretty close. And you can run hundreds or thousands of test cases simultaneously. You can leverage orchestrations to facilitate the execution of test cases in very specific orders. Maybe there's tests that have dependencies on one another and need to be run one after the other. Or one test has to run only if another test case passes or fails. And maybe you'd like to include integrations with those and get alerting on test cases in Slack, Jira, Jenkins, or another platform. All of that is included within Functionize and very easy to set up. I hope that this video is valuable, and if you'd like to hear. Okay, so I hope basic समझ में आया सबको. So as you can see, we have such automation testing tool available
और ये जो टेस्टिंग टूल है, ऐसे कंपनीज आपको बहुत सारे मिलेंगे, दे प्रोवाइड देयर ओन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो इनका काम ही ये रहता है, दे प्रोवाइड यू सच सर्विस जिससे आप अपने एप्लीकेशन को बेटर वे में टेस्ट कर सको। सेम वे एज यू कैन सी वी हैव फ्री टेस्ट ऑटोमेशन, सो ये भी सेम वे में काम करेगा, ठीक है। यू कैन गो फॉर फ्री साइन अप, और उसके बाद में आप चाहिए यहाँ पे जो भी उनके जो चार्जेस है, अपने कौन से एप्लीकेशंस है उसके हिसाब से यू कैन वर्क विद इट। सो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों को ये टेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो यहां से आपका जो काम है ना वो और सिंपल हो गया। क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, एज यू कैन सी हियर वी हैव लिनक्स, एप्पल, विंडोज, है ना, एंड मेनी सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसपे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम वे फ्री लॉजिक, अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास सिमिलर वे में वापस उन्होंने एक वीडियो दिया हुआ है। इफ वी कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक एट इट, आपको पता चलेगा। ओके, जस्ट हैव अ क्विक लुक, देन विल कंटिन्यू। Dinosaur Industries, the mood is tense yet again tonight. The entire development team is working overtime ahead of the release of a new software update, but it has to be tested first before this can happen. Will all the user interface components continue to work properly after the update, or does the new code contain bugs? All tests have to be run manually. This costs a lot of time, money, and coffee. The firm Chillingbee Inc. is about to make an update of their flagship software product available as well, yet the team is still able to leave work on time to enjoy some quality after-work time. No overtired developers, no mouse or keyboard clicks, and no perpetually brewing coffee machine. This is all thanks to the Squish GUI tester from FrogLogic, which Chillingbee Inc. has been relying on for years. It enables the company to run all the required tests completely automatically across all platforms and without requiring adoptions to test scripts when the user interface changes. The Squish GUI tester generates just a single test script, just one. And it runs independently of the environment, versions, and devices. If the layout of the software's user interface changes, the Squish GUI tester recognizes this automatically, enabling the test to be still carried out successfully without the need to recreate a dozen new scripts or adopt existing ones. This saves a lot of time, resources, and nerves, and it's just plain fun. While they're pulling an all-nighter over at Dinosaur Industries, all that is working at Chillingbee Inc. are the computers in the Continuous Integration Lab. You can learn about the advantages of the Squish GUI tester too. froglogic.com/. So as you can see, that was another example जहाँ पे we have such companies available in market जो आपका काम simple करने में help कर रहा है. Now they only charge you something, so everything that we will be performing on our own, that is not required. As you can see, we can just simply take the help of such readily available systems. Now ये जो Squish है, that only helps you for GUI testing. So अभी automation testing बाकी के जो होंगे उसके लिए we can take the help of this one, बराबर है, या फिर such तो such other systems. So we'll be taking help of such 2-3 readily available automation testing tools. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे requirement traceability, टेस्टेड आइटम्स कौन से है. अब टेस्टेड आइटम स्पेसिफाई करने के लिए एक तो जो मैंने पहले एक्सेल टेबल बनाया था वो टेस्टिंग शेड्यूल. अब अगर मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, सो विल डायरेक्टली टेक द हेल्प ऑफ सच ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स. ओके, टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स, तो जैसे हम लोगों ने देखा वहां पे टेस्ट रिकॉर्डिंग में क्या होगा, वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ Selenium IDE. सो Selenium IDE के अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव सच ऑप्शन अवेलेबल हियर एज वेल. सो इफ आई क्लिक हियर, आप यहाँ पे देखेंगे वी हैव द Selenium IDE. ओके, Selenium IDE. अब यहाँ पे आपका ब्राउजर जो है, ये मेरा Mozilla Firefox ब्राउजर है.
इफ आई जस्ट गो हियर, ये देखो ये ऊपर है ना, आपको यहाँ पे ये फाइल एडिट ये सारे ब्राउजर में ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे एज सुन एज आई इंस्टॉल सिलेनियम आईडी, यहाँ पे ये जो टूल्स ऑप्शन है वहां पे आपको सिलेनियम आईडी का ऑप्शन आएगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन इट, आपका ब्राउजर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस दिए हुए। जस्ट गो एंड गूगल सिलेनियम आईडी। देखो मैंने इतना ही किया था, सिलेनियम आईडी रिकॉर्डिंग, ये मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया फोटो पे एंड आई एम ऑन दिस वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। सो ऐसा एक विंडो आ जाएगा। एज यू कैन सी वी हैव दिस रिकॉर्डिंग ऑप्शन, जैसे हम लोगों के मोबाइल के कैमरा में होता है। एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस रिकॉर्डिंग बटन, आप जो भी स्टेप्स अपने ब्राउजर पे फॉलो करोगे, ऑल द स्टेप्स विल बी रिकॉर्डेड हियर। जैसे अगर मैंने ओपन किया, क्या ओपन किया मैंने, क्या टाइप किया मैंने, वैल्यू क्या था, देन मैंने कहां पे नेक्स्ट क्लिक किया, ये सारे जो कमांड्स है ना, ये कमांड्स वे में सारी चीजें ये रिकॉर्ड करेगा। एंड वंस वी आर डन विद आवर टेस्टिंग, मतलब जो भी हम लोग को टेस्ट करना था वो हो गया, आई अगेन क्लिक ऑन दिस रेड बटन, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। एंड देन आई कैन रन द सेम टेस्ट। ये जो कमांड्स मैंने स्टेप्स जो रिकॉर्ड किए वो सेम मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बुक माई शो पे गया, बुक माई शो पे जाने के बाद में सपोज मैं यहाँ पे मूवी पे गया, मूवी पे जाने के बाद में इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन दिस मूवी, ठीक है, सो ये सारे जो स्टेप्स है ना ये रिकॉर्ड होंगे कि मैं कौन से पेज पे गया, वहां से मैंने किस पे क्लिक किया, अगेन मैंने किस पे क्लिक किया। सपोज यहाँ पे आके आई क्लिक्ड ऑन दिस पार्ट, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे ये इनऑर्बिट वाला जो है उसमें मैंने ये 930 वाला जो शो है इसमें क्लिक किया, आई एक्सेप्टेड इट, ठीक है, आई हैव सिलेक्टेड 2 सीट्स एंड देन मैंने यहाँ पे ये 2 सीट सिलेक्ट किया। और ये जैसे ही हो गया उसके बाद में मैं यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग बटन है इसको स्टॉप कर दूंगा, सारे स्टेप्स यहाँ पे कमांड जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैं वापस यहाँ पे देखो, ये आपको 2 ट्रायंगल ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल ऑप्शंस आर हियर। सो ये जो 2 ट्रायंगल ऑप्शंस है इनका मेन काम क्या है कि एक तो आपका जो टेस्ट है वो फास्टर होगा। यहाँ पे आपको देखो ये स्क्रॉल बटन भी दिया हुआ है, फास्ट एंड स्लो। सो इफ आई जस्ट ड्रैग दिस ऑन द स्लोअर साइड, तो जो भी आपके स्टेप्स यहाँ पे मैंने जो परफॉर्म किए, जैसे इंडिविजुअली आपको विजिबल थे, वैसे ये हर एक स्टेप जो है वो आपको विजिबल होगा। इफ आई क्लिक ऑन स्लो एंड फास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब कंटिन्यूअसली इफ वी यूज द सेम बुकिंग ऑप्शन, तो वो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, या कंटिन्यूअसली अगर मैं लॉग इन करता हूँ 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम्स 50 टाइम्स 100 200 500 टाइम्स, देन हाउ योर सिस्टम बिहेव्स। ये सारी चीजों के लिए ना हम लोग ये टेस्ट फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Okay, so now we'll again continue, go back to this topic. As you can see यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट are provided here. Constraints कंडीशन क्या रहेगा वो प्रोवाइड किया हुआ है। Okay, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या होगा, this involve people examining the source representation with the aim of discovering some confusion or defects. Okay, और उसके साथ में यहाँ पे इंस्पेक्शन सक्सेस अगर हो रहा है, मतलब हम लोगों ने कोई डिफेक्ट्स अगर फाइंड आउट कर दिए तो उसको हम लोग रिजोल्व कर लेंगे। नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर टू इंस्पेक्ट दिस डिफेक्ट्स? सो मेनली अगर आप देखेंगे, अगर मैं कोई एक डिफेक्ट को रिक्वायरमेंट लेवल पे अगर फाइंड आउट कर लूं, इट कॉस्ट मी 10 रुपीज ओनली। देन अगर मैं उसको डिजाइनिंग लेवल पे फाइंड आउट कर लूं तो इसका जो कॉस्ट है वो 50 to 100 रुपीज तक पहुंचेगा। कोड पे अगर जाऊंगा तो ये डेफिनेटली 100 रुपीज हो जाएगा, ये सेम डिफेक्ट या प्रॉब्लम जो रिक्वायरमेंट में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। एंड ये सब होने के बाद में अगर मैंने डिप्लॉय कर दिया ऑन द क्लाइंट साइड, डिप्लॉय हो गया डिप्लॉयमेंट, देन अगर क्लाइंट साइड पे अगर फेलियर आया बिकॉज ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम जो मैं रिक्वायरमेंट या डिजाइनिंग या कोडिंग पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, सो दिस विल कॉस्ट मी 1500 to 1000 रुपीज। दैट मच इज द कॉस्टिंग पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, टेस्टिंग सक्सेसफुल होना चाहिए। सो एज यू कैन सी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट अपोजिंग like verification technique. Both should be used during VV process as well, या V process जो हम लोगों ने सीखा वो। प्रोग्राम इंस्पेक्शन में क्या होगा, we have formalized approach to document the reviews, मतलब एक्सपर्ट्स के पास से जो रिव्यूज मिले इसको हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। Intended explicitly for defect detection as well.
बराबर है, डिफेक्ट डिटेक्ट करेंगे, करेक्शन के लिए वो डेवलपर के पास जाएगा। डिफेक्ट में भी लॉजिकल एरर, कोई कंफ्यूजन हो सकता है कोड में, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंस्पेक्शन के प्री कंडीशंस क्या रहेंगे वो दिया हुआ है, दिस डायग्राम, प्लानिंग, रिव्यू, इंडिविजुअल प्रिपरेशन होगा, इंस्पेक्शन मीटिंग हो गए, then again some mistakes are there, rework on this and same follow up the same meetings here. Same meeting follow up का मतलब क्या होगा कि if we are facing some problem, आपको मैंने 10 changes दे दिए, जैसे आप समझो कि you are developing your project for TY, अब मैंने आपका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हो उसमें अगर मैंने आपको 10 चेंजेस दे दिए, नाउ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू add those changes. Okay, it's very time consuming and थोड़े hectic है, तो हम लोग क्या करेंगे, then we'll ask someone to keep a follow up for the same, कि ऐसा ना हो कि हम लोगों ने बोल दिया और आपने सुनने के लिए सुन लिया, है ना, that should not be the case. So inspection procedure अगर आप देखेंगे, system overview presented to inspection team. अब inspection के roles किसके क्या रहेंगे, so one we have author और owner. ऑथर मतलब द मेन प्रोग्रामर और डिजाइनर जिसने मेन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, लाइक इन योर केस यू विल बी द ओनर और ऑथर, तो आपने बनाया हुआ है, उसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे फॉर टू फाइंड सम एरर, इनकंसिस्टेंसी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स कुछ रहेंगे उसके लिए, देन विल बी हैंडओवरिंग ओवर दिस टू रीडर एज वेल। सो उससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि वी कैन गेट द रिव्यूज फ्रॉम मल्टीपल सच पीपल, लाइक हम लोगों के जो फ्रेंड्स है, तो सपोज मैं अपने ऑफिस में जो कलीग्स रहेंगे उनको मैं दे दूंगा, तो वो एक शॉर्ट उसका रीडिंग कर लेंगे, तो उससे अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स या कुछ मिलता है तो दैट दे कैन प्रोवाइड, तो उसके हम लोग रिकॉर्ड्स रखेंगे। देखो एज यू कैन सी रिकॉर्ड्स, तो वी हैव लॉग्स फॉर दिस, ये जो रिकॉर्ड्स है ये लॉग्स में मेंटेन होंगे। लॉग्स मींस काइंड ऑफ अ डायरी, तो जैसे अगर मेरे पास अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर है, अब कॉलेज सॉफ्टवेयर में वी हैव professor and student. In student again we have degree, junior, in junior we have arts, commerce, science. तो यहाँ पे अभी सपोज साइंस वाला जो सेक्शन है मेरा, सब सेक्शन या सब मॉड्यूल, उसके अंदर कहीं पे कोई एरर है तो हम लोग यहाँ पे ये जो रीडर्स है वो हम लोग को बताएंगे और वो लॉग्स में हम लोग मेंटेन करेंगे अलग से इसका सब कैटेगरी डाल के कि ओके इन कॉलेज स्टूडेंट मॉड्यूल, सब मॉड्यूल जूनियर कॉलेज एंड उसका सब मॉड्यूल science section, in this we found this xyz type of error, and then आपको अगर उसको सॉल्व करना है नहीं करना है वो प्रायोरिटी लिस्टिंग बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। देन उसके ऊपर हम लोग के पास मॉडरेटर होगा, देन उसके ऊपर चीफ मॉडरेटर होगा। सो मॉडरेटर मतलब जैसे आपने एक बार वेरीफाई कर लिया बट देयर माइट बी सम एरर, तो उसके लिए हम लोग मॉडरेटर के पास भेजेंगे। एंड चीफ मॉडरेटर का काम रहेगा कि कंटिन्यूअसली वेरीफाई करना कि व्हाई वी आर फेसिंग सम मोर डिफेक्ट्स और समथिंग, और उसका कोई एक्सवाईजी रीजन है तो बाय चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, द एसडीएलसी मॉडल, डिजाइनिंग पैटर्न, कहीं पे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अभी के कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसको फॉलो करके वी कैन सॉल्व और वी कैन मिनिमाइज सच एरर्स, वो सब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एंड रिमेंबर उसके साथ में हम लोग के पास इंस्पेक्शन का एक चेकलिस्ट रहेगा। चेकलिस्ट इज लाइक द चेक बॉक्सेस, सो जितने भी नंबर ऑफ कुछ एरर्स डिफेक्ट्स हम लोग को मिलते हैं तो उसके लिए हम लोग वहां पे क्या करेंगे, चेकलिस्ट बनाते जाएंगे। सो विल जस्ट कीप ऑन मार्किंग दोस चेक बॉक्स, उससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने चेंजेस हुए, कितने बाकी है, कहाँ पे और चेंजेस करने की जरूरत है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बनाया हुआ है। लाइक वी हैव डेटा फॉल्ट, लाइक आपका वेरिएबल जो है वो सपोज इंटीजर टाइप का है एंड द वैल्यू विच यू आर ट्राइंग टू कैच वो सपोज लॉन्ग इंटीजर का है या फ्लोट टाइप का डेटा है। सो अगेन क्या होगा, डेटा फॉल्ट आ जाएगा। कंट्रोल फॉल्ट, मैंने कोई एक फॉर लूप या व्हाइल लूप बनाया हुआ है और उसके अंदर वापस हम लोगों ने कोई नेस्टेड लूप्स डाले हुए हैं। नाउ दोज नेस्टेड लूप्स आर नॉट बिहेविंग इन अ प्रॉपर करेक्ट मैनर, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, देयर आर फॉल्ट्स इन दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो उसको हम लोग चेक करने की ट्राई करेंगे। हम लोगों ने कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट डाला हुआ है इन अ लूप, लाइक इन स्विच केसेस वी हैव सम ब्रेक स्टेटमेंट, अब वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सो ये हम लोग देखेंगे। देयर आर सम फॉल्ट्स इन इनपुट वेरिएबल्स, लाइक जो हम लोग इनपुट कैच कर रहे हैं या उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे रहे हैं उसमें कोई एरर्स है, ये सब इंस्पेक्शन होगा। सिंपल
इंटरफेस फॉल्ट हो सकता है। इंटरफेस फॉल्ट का मतलब है कि हम लोग जो GUI प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट हो सकता है, डेटाबेस में आपके कोई वैल्यूज नहीं जा रहे हैं या जाने के बाद में वो वापस फैच आउट नहीं हो रहा है या मॉडिफाई नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन फॉल्ट हो सकता है, लाइक ट्राई एंड कैच टाइप का, कि रन टाइम एरर जनरेट हो रहा है और उसके लिए हम लोगों के कोई कैच सेक्शंस हम लोगों ने बनाया हुआ नहीं है, बराबर है। तो ये इंस्पेक्शन रेट हम लोग जो है ना वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एरर्स वी आर फेसिंग, ओके, पर आवर। देन कितने सोर्स लाइन में कौन से एरर्स है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दिस आर द पॉइंट। तो इंस्पेक्शन रेट से हम लोग को पता चलेगा कि ओके हम लोग कौन से लेवल तक है। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर, या फिर हम लोगों को प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज। ऑटोमेटेड स्टैटिक टेस्टिंग वही दिया हुआ है, स्टैटिक एनालिसिस, फॉल्ट क्लासेस कितने हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज कितने हैं, वेरिएबल यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, डिक्लेयर्ड, कोई वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हम लोग वापस प्रोग्राम में, या फिर कोई वेरिएबल्स हम लोगों ने 2 बार असाइन कर दिए, लाइक पहले हम लोगों ने क्लास लेवल पे क्रिएट किया, वापस फंक्शन लेवल पे क्रिएट किया और यूज सिर्फ हम लोग फंक्शन में ही कर रहे हैं, या फिर 2 अलग अलग फंक्शन में सिमिलर टाइप के वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। या फिर हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है ना, वो जो एरे है उसका लिमिट जो है वो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल नहीं रखा है, फिक्स्ड एरे रखा हुआ है। सो आफ्टर सम टाइम्स वो एरे जो है वो नए वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अगेन दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। कंट्रोल फॉल्ट आ सकता है, इनपुट आउटपुट फॉल्ट, इंटरफेस फॉल्ट, यही सेम जो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्टेजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस हम लोग को पता है, कंट्रोल फ्लो मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस वहां पे कहीं पे एरर है, जो डेटा हम लोग कैच कर रहे हैं उसमें एरर है, GUI जो हम लोगों ने दिया है उसमें एरर है। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब कोई डेटा जो हम लोग यूजर के पास से कैप्चर कर रहे हैं उसको डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं एंड प्रोसेस करके अगेन वी आर जनरेटिंग समथिंग, लाइक बैंक है तो बैंक जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो आप जो भी कुछ करेंगे आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो सारा हैंडल कर रहा है। अब जब अगर यूजर विल डिमांड की होगी आई वांट इंफॉर्मेशन और अकाउंट कि लास्ट मंथ मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, तो उसका वो इंफॉर्मेशन दे आर ट्राइंग टू फाइंड, सो वो आपका प्रॉपर नहीं जा रहा है ना, या पाथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। पाथ एनालिसिस हम लोगों ने देखा था, लाइक वी हैव इफ कंडीशन 1 हियर। अब ये इफ कंडीशन जो है दिस इज द इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ये अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे एंड अगेन वहां से फिर ये नेक्स्ट इफ कंडीशन पे जाएगा सपोज, ठीक है, अगेन वी हैव इफ। अब ये वापस अगर ट्रू हुआ सो दिस विल गेट एग्जीक्यूट, अगर ये फॉल्स हुआ तो दिस विल गेट एग्जीक्यूट एंड देन अगेन यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये क्या है, ये कंट्रोल फ्लो है। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या होगा, फर्स्ट इफ ट्रू होगा, देन ये फर्स्ट इफ है, ये if 1 है, ये if 2 है। सो इफ आई से if 1 एंड if 2, सो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल फ्लो में क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट इफ को ट्रू रखा है, सेकेंड को फॉल्स रखा है, देन ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये ट्रू ट्रू होंगे दोनों या फॉल्स फॉल्स रहेंगे। तो जब हम लोग ये वे में चेक करेंगे, क्या पहले मैं ये कंडीशन को ट्रू करूंगा, देन इसको मैं फॉल्स कर रहा हूं सपोज, देन मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं, इसको ट्रू कर रहा हूं, या फिर मैं दोनों को ट्रू कर रहा हूं, ये यहां से यहां पे ऐसे जाएगा, है ना, या दोनों को मैं फॉल्स कर रहा हूं, तो हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स वो सब यहाँ पे पाथ एनालिसिस में आएगा वो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो एज यू कैन सी लाइन स्टैटिक टेस्टिंग हम लोग क्या बता रहे हैं, वी हैव सम फंक्शन डिफाइंड हियर, बराबर है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और वापस वो सेम वेरिएबल हम लोग मेन फंक्शन में भी बना रहे हैं, सो दैट इज द एरर, वन टाइप ऑफ एरर। यूज ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स जो हम लोग पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं। नाउ दोस पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, ठीक है। देन क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या होगा ये क्लीन रूम का मतलब, वी हैव सम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन सिस्टम
और उसके साथ में हम लोगों ने कुछ जो डेवलप किया हुआ है वो है। ये दोनों के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई सिस्टम का मतलब है कि अभी आपको कहाँ पे क्या अपडेट्स की जरूरत है, और आपने जो बनाया हुआ ऑपरेशनल प्रोफाइल है वो क्या है, ऑपरेशनल सिस्टम क्या है, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। सो विल फाइंड इट आउट कि अभी कौन से नए फंक्शंस ऐड करने की या इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। उसके बेस के ऊपर विल कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम, डिजाइन्स बनेंगे। डिजाइन्स के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज यू कैन सी वो डिजाइन्स और ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन होगा, वेरीफाई करेंगे कोड, मतलब टेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद इंटीग्रेट करने का मतलब ऑलरेडी वी हैव 100 फंक्शन इन आवर सॉफ्टवेयर, और उसके बाद में ये 5 नए फंक्शन बनाए हम लोगों ने। तो हम लोग वो 5 नए फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अगर एरर आ रहा है तो वो क्या होगा, वापस रिवर्क होगा उस पे, है ना। तो ये टेस्ट इंटीग्रेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। ये आपका क्लीन रूम प्रोसेस हो गया कि जब तक आपने नए कुछ फंक्शंस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऐड किए, तो जब तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, कीप रीवर्किंग ऑन द सेम थिंग्स। सो ये आपका क्लीन रूम प्रोसेस हो गया, स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन टीम हो गया, और ये आपके की पॉइंट्स हैं। एंड हियर वी आर डन विथ हाफ पार्ट ऑफ दिस। देन उसके बाद में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वही आएगा। कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इंप्लीमेंट आएगा, इंप्लीमेंट में डिजाइन एंड कोड आएगा, इंटीग्रेट में यूनिट टेस्ट आएगा एंड इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, बराबर है। देन उसके बाद में आपका वैलिडेशन एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आएगा इसमें। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, फंक्शनल तो जो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किए वो, और नॉन फंक्शनल में वेदर इट इज वर्किंग फाइन। जैसे अभी हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि वी सपोज टू टेस्ट द सेम फंक्शन ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। तो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अलग अलग ब्राउजर पे हाउ योर सिस्टम बिहेव्स। देन विंडोज 10, लिनक्स, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कैसे बिहेव कर रहा है वो देखेंगे। सो ये आपके नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हो गए। अगर मेरा इंटरनेट अगर स्लो है, सपोज 1 Mbps जितना ही स्पीड है अगर, तो वो टाइम पे कैसा बिहेव कर रहा है, 5 to 10 Mbps में वो कितना फास्ट बिहेव कर रहा है, फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड अगर ग्राफिक कार्ड अगर मिसिंग है, ग्राफिक कार्ड अगर इंडिविजुअल एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है, ऑन बोर्ड जो ग्राफिक कार्ड आता है वही है, और आपके वेबसाइट पे अगर फ्लैश रिलेटेड कुछ चीज है, एनिमेशन रिलेटेड कुछ चीज है, तो वो टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, या वो अटक रहे हैं, या वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे। और लास्ट में तो डिलीवरी आएगा। तो वही सेम साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम थिंग इज गिवन हियर। We supposed to select the people who are passionate about the testing. ठीक है, like if I say कि we have a passion about like we have some few people who are very passionate about the gaming like PUBG or some other games. तो अगर ऐसे लोगों को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ for a testing of our games, so they are quite passionate, they have a passion about the games. तो वो आपका गेम को बेटर वे में टेस्ट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। तो दे आर नो अबाउट ऑल द न्यूएंसेस ऑफ द गेम्स, कहाँ पे चीट कोड अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बिहेव करेगा आपका गेम, कहाँ पे आपका गेम में कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, है ना, कौन से टाइप के डिवाइस में अगर हम लोग गेम रन करेंगे तो वहां पे वो गेम का परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकता है। हम लोगों ने अलग अलग डिवाइसेस में, मोबाइल में, कंप्यूटर में ट्राई किया रहेगा। सो वी कैन हैव द लुक एट दैट। तो ये तो होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ गेमर को लेके आएंगे, उसको वो टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब गेम डेवलप करने नहीं आ रहा है, इट्स फाइन, बट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज कि ओके हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या होता है, सी शार्प जो लैंग्वेज है दैट वी कैन यूज, और यूनिटी फ्रेमवर्क यूज करके हम लोग एक गेम बना सकते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बराबर है। करेक्ट राइट एट्रीब्यूट होना, एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में टेस्ट करें जिससे वहां पे कोई एरर या प्रॉब्लम बचे नहीं। प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एरर या बग सॉल्व करने में इज टेकिंग लाइक 4-5 days 1 week, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं होगा। एंड एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए बिटवीन द हायर अथॉरिटी एंड एम्प्लॉइज, ये बहुत जरूरी है। तो वही सेम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आपको डायग्राम दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। टेस्टिंग प्रोसेस, कंपोनेंट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट आएगा, सिस्टम टेस्ट। सो यहाँ पे देखो सिस्टम टेस्ट के अंदर आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के टेस्टिंग देखे। कंपोनेंट टेस्ट डेवलपर लेवल पे होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है हम लोगों का, उसका ये इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम जो है वो इस पे वर्कआउट करेगा। डिफेक्ट टेस्टिंग, 5 टाइप के डिफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। सो डिफेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या आएगा आपका डिजाइनर टेस्ट केस, जो अभी मैंने एक एक्सेल फाइल बताया, दिस एक्सेल फाइल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये देखो, ये जो एक्सेल फाइल हम लोगों ने देखा,
तो ये आपके ऐसे टेस्ट केसेस जो है वो हम लोग डिजाइन करेंगे. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सॉरी, अभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था. ये वे में विल बी डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, बराबर है. सो यहाँ पे देखो आपको डिफेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, और उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट केस बनाएंगे, टेस्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो टेस्ट डेटा एंटर करके विल रन द टेस्ट और टेस्ट रिजल्ट जनरेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे. सो किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट्स व्हाट वी विल बी कंपेयरिंग हियर, बराबर है. सो विल बी टेस्टिंग, checking actual result with expected result. So here we have expected result and here we have actual result. Okay, so testing policy same here, and here we are done with the first part of your unit 4. Now we'll be starting with second part of unit 4, that is software testing. So as you can see, software testing already बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है. So we'll quickly finish up this part. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे वो समझ लेते हैं हम लोग. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिस्टम टेस्ट आएगा, कंपोनेंट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट आएगा, सिस्टम टेस्ट वी ऑल नो. सो कंपोनेंट टेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, देखो प्रीवियस पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा वही कुछ वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नया नहीं है. सो डिफेक्ट टेस्टिंग, 5 टाइप के डिफेक्ट्स है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है. डिफेक्ट टेस्टिंग, डिस्कवर द फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स इन योर सिस्टम, बराबर है, जिससे आपका सॉफ्टवेयर का बिहेवियर इनकरेक्ट जा सकता है, परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव वैलिडेशन टेस्ट. सो जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शंस है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहे हैं कि नहीं, है ना, उसके लिए मेनली होगा वैलिडेशन टेस्ट. सेम ये डायग्राम प्रीवियसली हम लोगों ने देखा, टेस्ट डेटा वाला सेम है, नथिंग न्यू. टेस्ट पॉलिसीज, टेस्टिंग पॉलिसीज क्या रहेंगे? सिस्टम टेस्ट दो पार्ट में आएंगे. सिस्टम टेस्ट अभी आपका सिस्टम टेस्ट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन टेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए. तो एज यू कैन सी सिस्टम टेस्ट जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो भी आपके रहेंगे, तब जाके आपका एक सिस्टम या सब सिस्टम क्रिएट होगा, बराबर है. तो अगेन इंटीग्रेशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम टेस्ट इटसेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपने सारे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स या यूनिट्स को इंटीग्रेट नहीं करते तब तक इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो सक्सेस नहीं होगा. एंड उसके बाद में आपका रिलीज टेस्ट आएगा. रिलीज टेस्ट का मतलब होता है ब्लैक बॉक्स टेस्ट, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, जब भी हम लोग उसको यूजर एंड पे भेजेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ, एक लेक्चर हो गया. श्रुति भूल गई ना? सर एक लेक्चर हो के 6 मिनट्स हुआ है सर. वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी याद दिलाती है तू मुझे. सर आगे को लगता है 100 मिनट्स के बाद लोगे. ओके ठीक है. आपको बराबर 3:10 को मैं रिमाइंड करूंगी आपको. ओके ओके, हाँ आज का अटेंडेंस हो गया, नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, क्योंकि कभी कभी भूल जाता है ना तो वो रह जाता है फिर. ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. Okay, so in system test, as you can see, okay, so now we have सिस्टम टेस्ट, जहाँ पे दो पार्ट आएंगे, इंटीग्रेशन एंड रिलीज, या ब्लैक बॉक्स बोलते हैं उसको. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स. डेवलपर एंड पे होता है उसको व्हाइट बॉक्स बोलते हैं, कस्टमर एंड पे होता है उसको ब्लैक बॉक्स बोलता है. इंटीग्रेशन टेस्ट दो टाइप होता है आपके इंटीग्रेशन टेस्ट के.
टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब टॉप मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हम लोग टेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, है ना। एंड बॉटम मॉड्यूल कुछ अगर रेडी नहीं रहेंगे उनके जगह पे हम लोग डमी रख देंगे। बॉटम अप का एग्जांपल क्या रहेगा, लाइक वी हैव अ कॉलेज सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक प्रोफेसर मॉड्यूल है, एक स्टूडेंट मॉड्यूल है। इन स्टूडेंट वी हैव डिग्री एंड जूनियर कॉलेज, इन जूनियर वी हैव आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि ये जो कॉमर्स वाला मॉड्यूल है दिस इज नॉट रेडी, ठीक है। आर्ट्स वाला ये भी रेडी नहीं है, साइंस वाला इज रेडी। सो मैंने क्या किया, जूनियर कॉलेज का ये पूरा मॉड्यूल को कंबाइन इंटीग्रेशन टेस्ट पे डालूंगा मैं, तो इसको हम लोग बॉटम अप बोलेंगे। दिस इज बॉटम अप टेस्ट, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, बॉटम के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके वी ट्राई टू टेस्ट। तो ये जो दो मॉड्यूल्स, दिस टू मॉड्यूल्स, इसकी जगह पे मैं इसका डमी रखूंगा एंड यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी आई विल ऐड अ डमी हियर। क्लियर है? सो ये आपका बॉटम अप अप्रोच हो गया कि बॉटम मॉड्यूल्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, जो मॉड्यूल्स रेडी नहीं है उसके जगह पे उसके डमीज हम लोग ऐड करके विल ट्राई टू टेस्ट आवर सिस्टम। ओके, कि अगर मेरा जूनियर कॉलेज का मॉड्यूल अगर रेडी हो गया, सो हाउ इट विल बिहेव। सो सिर्फ अभी मेरे पास साइंस मॉड्यूल, साइंस जूनियर के साइंस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है उनका मॉड्यूल रेडी है, तो उनको मैं इंटीग्रेट करके चेक करूंगा। और जब कॉमर्स वाले ऐड हो जाएंगे उनको इंटीग्रेट करूंगा, आर्ट्स वाले ऐड हो जाएंगे उनको इंटीग्रेट करके आई विल टेस्ट इट। ओके, सो ये आपका टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच हो गया। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव, सॉरी, टॉप डाउन बॉटम अप के बाद में यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो टॉप डाउन बॉटम अप बोला मैंने वही है कि वी हैव दिस मॉड्यूल, और उसमें अभी हम लोग कौन से सीक्वेंस, कौन से पार्ट, कौन से कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में कौन से लिंक्ड है वो चेक करेंगे। टेस्टिंग अप्रोच आर्किटेक्चरल वैलिडेशन होगा। सो यहाँ पे देखो अभी बहुत सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था यहाँ पे वी मॉडल का, सो एज यू कैन सी, अगर सिस्टम डिजाइन अगर करेक्ट है तो सिस्टम टेस्ट करेक्ट जाएगा, आर्किटेक्चर डिजाइन करेक्ट है तो इंटीग्रेशन टेस्ट करेक्ट जाएगा, मॉड्यूल डिजाइन करेक्ट है तो यूनिट टेस्ट करेक्ट जाएगा। सो एग्जैक्टली सेम वे एज यू कैन सी, आर्किटेक्चरल वैलिडेशन टॉप डाउन इंटीग्रेशन आएगा, टॉप मॉड्यूल्स आर रेडी, बॉटम्स आर नॉट रेडी, तो उसको हम लोग उसकी जगह पे डमी ऐड कर देंगे, है ना। तो टॉप डाउन में और टॉप डाउन इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास ये कॉलेज सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे प्रोफेसर है और स्टूडेंट है। सो ये दो मॉड्यूल्स रेडी है। अब प्रोफेसर के अंदर डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज के जो मॉड्यूल में से ये वाला मॉड्यूल रेडी नहीं है, ये वाला रेडी है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इसका डमी ऐड किया और यहां से मैं इसको चेक करूंगा, ये आपका टॉप डाउन हो गया, है ना। तो सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्ट इंप्लीमेंटेशन इजियर इन बॉटम अप इंटीग्रेशन, क्योंकि बॉटम से जो मॉड्यूल्स है वो हम लोग ऐड कर करके टेस्ट करते जाएंगे। Now problem with the BOAST approach are extra code may be required to observe the test, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं डमी ऐड करने पड़ रहे हैं, रियल मॉड्यूल जब नहीं है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपका जाहिर है। रिलीज टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, वी ऑल नो दो टाइप के आपके टेस्ट रहेंगे, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। सो व्हाइट बॉक्स होने के बाद में फाइनल ब्लैक बॉक्स आएगा, ब्लैक बॉक्स पास हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर हो गया, रिलीज योर सॉफ्टवेयर। सो ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में ये डायग्राम देखो, हम लोगों ने पहले टेस्टिंग में देखा हुआ है, इनपुट डेटा डालेंगे, सिस्टम पे जाएगा और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहा है कि नहीं एज पर दिस एक्सेल फाइल, ये हम लोग चेक करेंगे, वो आपका ब्लैक बॉक्स हो गया। टेस्ट गाइडलाइंस, क्या इनपुट डालना है, कहां पे डालना है, कैसे उसको फॉलो करना है, ये सब कुछ आपका ये टेस्ट केस जो बनाते हैं, ये टेस्ट डॉक्यूमेंट जो बनता है, ये वो टेस्ट गाइडलाइन फॉलो करके ही बनता है। तो आपने ये देखो, ये स्टैंडर्ड वाला मैंने आपको जो एक्सेल फाइल प्रोवाइड किया अभी बताया, मतलब ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं इट मींस कि आपके गाइडलाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो गए। टेस्ट सिनेरियो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल दिया था, उन्होंने लाइब्रेरी सिस्टम का दिया है, यू कैन इजीली रीड आउट दिस। सिस्टम टेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया हुआ है, सो नथिंग मच डिफिकल्ट इन दिस। सो अगर मैं सपोज कोई एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, कोई एक वीडियो एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, कोई एक ईमेल से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट अगर फॉरवर्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड हाउ सिस्टम बिहेव्स, वो सब यहाँ पे आएगा सिस्टम टेस्ट में। यूएमएल डायग्राम, वी ऑल नो दिस इज द यूएमएल डायग्राम, हम लोगों ने सबने प्रैक्टिकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बनाया हुआ है।
कैसे डेटा फ्लो होगा, डेटा सीक्वेंस क्या है वो यहाँ पे बताएगा। जैसे सबसे पहले लॉगिन रिक्वेस्ट या लॉगिन रिक्वेस्ट अगर सक्सेस होगा तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इट विल आस्क फॉर द वेदर रिपोर्ट, तो वो वेदर रिपोर्ट के लिए वेदर डेटा को हम लोग समराइज करेंगे एंड वो सेम रिपोर्ट जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यूजर को रिपोर्ट मिल गया, यूजर उसको एक्नॉलेज करेगा, मतलब सक्सेसफुली डेटा जो है वो यूजर के पास पहुंच गया, उसका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस का मतलब है लोड टेस्टिंग। नॉर्मली आप इंडिविजुअल एक सिंगल यूजर जो है वो एट अ टाइम इफ एंटर सम डेटा एंड चेक फॉर द आउटपुट, इट विल डेफिनेटली वर्क प्रॉपर्ली। बट परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है कि इफ एट अ टाइम इफ 100, 200 और 500 पीपल आस्क फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सो वो टाइम पे हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ परफॉर्मेंस टेस्ट और अ लोड टेस्ट। और लोड टेस्ट के लिए भी अगर आप देखेंगे वी हैव सच यहाँ पे इफ आई से लोड टेस्टिंग टूल्स, सो यहाँ पे देखो फॉर लोड टेस्टिंग वी हैव दिस कंपनी अवेलेबल, जो आपको लोड टेस्टिंग कैसे वर्कआउट होगा उसके लिए हेल्प करता है। प्लीज हैव ए लुक एट दिस वीडियो, आपको एग्जैक्टली समझेगा कि लोड टेस्टिंग कैसे वर्क होता है। ओके, सो विल जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दिस, ध्यान से देखो। As you can see, we have such readily available tools. आप यहाँ से जाके देख सकते हो। तो आपका सिस्टम के ऊपर लोड टेस्ट कितना आएगा, परफॉर्मेंस उसका कैसे रहेगा। नॉर्मल इंडिविजुअल 5 यूजर के ऊपर तो परफॉर्मेंस किसी का भी अच्छा ही आएगा, है ना। लाइक इफ यू हैव परचेज सम न्यू लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल, तो अब आपने ज्यादा डेटा जब उसमें ऐड नहीं किया है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। द मेन परफॉर्मेंस इशू कब आपको पता चलेंगे, व्हेन वी हैव a big plan, तभी आपको परफॉर्मेंस इश्यूज जो है वो पता चलेंगे। ठीक है, लाइक जब आपका फोन अगर फुल हो जा रहा है तो वो टाइम पे कैसा बिहेवियर हो रहा है, सो दैट वी कैन एनालाइज हियर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब दिस आर द टूल्स जो आपका मेहनत बहुत सिंपल कर देते हैं, बट अगेन द कॉस्ट इज क्वाइट हाई फॉर दिस। सो ईयरली सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है। एज यू कैन सी वी सपोज टू हैव दिस प्लान, सच प्लान्स जहाँ पे 250, 300 और ओवर $400 जितना भी आपका यहाँ पे कस्टमाइजेशन आता है, मंथली कॉस्टिंग है ये आपका। सो ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं और उसके सामने वी कैन से कि फेलियर्स एंड रिकवरी कितना फास्ट हो रहा है वो आएगा यहाँ पे। सो दैट्स अबाउट परफॉर्मेंस। स्ट्रेस टेस्ट, तो परफॉर्मेंस अगर प्रॉपर है तो आपका सिस्टम अगर स्ट्रेस में जा रहा है, स्ट्रेस टेस्ट एंड लोड टेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो आप अपने सिस्टम को स्ट्रेस में या लोड जनरेट करेंगे, आर्टिफिशियल लोड, और वो टाइम पे देखेंगे कि हाउ योर सिस्टम बिहेव्स और परफॉर्म्स। दैट्स सो स्ट्रेस टेस्ट, लोड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस 3 आर इंटरलिंक्ड, याद रखो। कंपोनेंट टेस्टिंग, इंडिविजुअल कंपोनेंट चेक करना है, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग, इंडिविजुअल क्लासेस जो है, जैसे अगर पेरेंट क्लास में से अगर चाइल्ड क्लास कुछ चीजें इनहेरिट कर रहा है तो पेरेंट क्लास प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो चाइल्ड के पास सारे फंक्शनलिटीज बहुत सिंपली आएंगे। तो इनहेरिटेंस जो है ना वो हम लोग टेस्ट करते हैं। वेदर स्टेशन, इफ यू नोटिस वी हैव दिस क्लास, अब क्लास का नाम क्या है, वेदर स्टेशन, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आइडेंटिफायर में आएंगे एंड दिस आर द फंक्शंस। सो रिपोर्ट वेदर, कैलिब्रेट, टेस्ट, स्टार्टअप, शटडाउन, ये सारे फंक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं वो हम लोग चेक करेंगे। दोज आर द फंक्शंस। सो वेदर स्टेशन नीड टू डिफाइन टेस्ट केसेस फॉर दिस, अगेन एक एक्सेल टेबल बनेगा। स्टेट मॉडल, या जो हम लोगों के हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल करते हैं वैसे हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, बराबर है।
डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं, लाइक वेटिंग है, कैलिब्रेटिंग है, टेस्टिंग, ट्रांसमिटिंग एंड अगेन वेटिंग कैसा आएगा। इंटरफेस मतलब GUI टेस्टिंग आएगा ऑफ कोर्स। तो GUI जितना सिंपल रहेगा, आपने ओल्डर सॉफ्टवेयर में से लेगेसी जितना इजीली फॉलो किया रहेगा, उतना यूजर्स को वो GUI यूज करना सिंपल पड़ेगा। यूनिट 3 में GUI का अलग से पूरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर। सो टेस्ट केसेस, मल्टीपल टेस्ट केसेस माइट बी देयर, जहां पे कुछ डेटा A से C में जाएगा, A से B में आ रहा है, B से C पे जा रहा है। सो दिस इज द इंटरफेस, जहां पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा, सपोज मैं साइन अप करूंगा तो मैं लॉगिन कर सकता हूं। लॉगिन के बाद में आई कैन एक्सेस माय प्रोफाइल, बराबर है। या फिर और कोई एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस टेस्ट का। सो अभी अलग अलग टाइप के हम लोग इंटरफेस होंगे, जहां पे हम लोग सिंपली डेटा पास कर रहे हैं, या एक बहुत बड़े अमाउंट का डेटा, जैसे मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अपना CV अपलोड कर रहा हूँ, कोई प्रोफाइल फोटोज अपलोड कर रहा हूँ। देन मेरा रिजल्ट अभी जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन जो मैंने टेस्ट दिया हुआ है। सो डायरेक्टली मुझे टेस्ट के मार्क्स नहीं दिखेंगे, कैलकुलेटेड मार्क्स या कुछ कैलकुलेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे होंगे। मैसेज पासिंग आ गया, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोगों के पास अगर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड कुछ रिप्लाईज मुझे मिल जाएंगे। मैंने अगर कोई पेमेंट किए तो उसके अगेंस्ट सक्सेस हुआ तो उसका इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा। दैट्स अ मैसेज पासिंग काइंड ऑफ थिंग। इंटरफेस मिसयूज, अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सपोज अपने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड किया था। लेट्स सपोज आई एम एट Amazon, ठीक है। अब मैं Amazon पे हूं। नाउ ओके, सो वी आर एट दिस प्लेस। अब यहाँ पे जब मैं हूं, एंड इफ आई ट्राई टू सिलेक्ट सम प्रोडक्ट हियर, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, एंड व्हेन आई ट्राई टू परचेज दैट प्रोडक्ट, ओके। अब सपोज कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से परचेज किया, उसका डिलीवरी जो है वो मैंने सपोज करंटली रखा हुआ है। लाइक वी हैव सम प्रोडक्ट हियर, मैं कोई डॉग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, इन Amazon we have this option available, okay, जहाँ पे I can subscribe for this product। कहाँ गया, okay, we'll go to some other। हाँ, so देखो we have this subscription available here। अब when I click on this subscription, आपको क्या बता रहा है, you will get some discount here। अब ये डिस्काउंट तो मुझे मिलेगा, लेकिन उसके आगे यहाँ पे आपको क्या बोला है कि फर्स्ट डिलीवरी जो है वो आपका 8 अप्रैल को होगा। सपोज आई चेंज दिस एंड आई चेंज इट टू गेट इट ऑन वेडनेसडे, दैट इज दिस मंथ इटसेल्फ, दैट इज 17 मार्च। इतना डिले नहीं चाहिए मुझे, फर्स्ट डिलीवरी अभी के अभी चाहिए। अब मैंने ये चेंज किया एंड मैंने वो परचेस करने का ट्राई किया, बट बाय डिफॉल्ट उसने क्या रखा, 8 अप्रैल वाला ही डिलीवरी रखा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो यही बात है। इंटरफेस जहाँ पे a calling component calls another component and makes the error in its use of interface, for example parameter in the wrong order। तो मैंने यहाँ से ऑर्डर चेंज किया था, लेकिन उसने अपना डिफॉल्ट जो पैरामीटर का ऑर्डर था दैट इज 8 अप्रैल वही कंसिडर किया, और ये वाला जो मैंने चेंज किया पैरामीटर में वैल्यू, वो उसने कंसिडर नहीं किया। तो मेरा प्रोडक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया मंथली बेस पे। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है मंथली, 2 मंथली, मैक्सिमम 6 मंथ्स बेसिस पे मेरा इसका सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी जो है वो जो मैंने डेट चेंज किया वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट मुझे फर्स्ट डिलीवरी जो मिल रहा है वो कभी मिल रहा है, 8 अप्रैल को मिल रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, और वही टाइप के प्रॉब्लम का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने यहाँ पे जो इंटरफेस डाला है, अब ये इजीली किसी को समझ में आया वैसा नहीं है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। लाइक अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शन बाजू में ना ही हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना ये प्रोडक्ट जो है इसको मैं सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। वो तो डायरेक्टली जब मैं फाइनली अगर मैं कहीं पे आगे जाऊंगा, पेमेंट पे जाऊंगा, तब जाके मुझे कहीं पे पता चल रहा है। ओके, टाइमिंग एरर हो गया।
टाइमिंग एरर मतलब अभी यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, सपोज कभी कभी आपने देखा रहेगा कि इट गिव्स यू अ टाइम ऑन Amazon. लाइक यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, वी हैव सम प्रोडक्ट्स, जैसे अभी आपके पास कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर सपोज बेस्ट ऑफर या कुछ चल रहा है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, अब देखो यहाँ टुडेज डील दिया हुआ. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, सो कभी कभी आपको यहाँ पे ये देखो ये टाइमर आ रहा है, ठीक है. व्हाट टाइमर सेज कि इफ यू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट विद इन दिस टाइम देन यू विल सेव दिस मच % ऑन दिस प्रोडक्ट, और इतने में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. अब वो करेक्ट डील है नहीं है, वी डोंट केयर, बट फॉर नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि ये प्राइस में आपको मिल जाएगा इफ यू ऑर्डर इन दिस टाइम. अब मैंने ऑर्डर जो किया वो यही टाइम में किया, लेकिन गलती से ये मुझे जो टाइम बता रहा था वो यूएस वाला टाइम बता रहा था. जैसे मैं इंडिया की जगह पे यूएस वाले पे लॉग इन हो गया, बट उसने मुझे चेंज नहीं कराया, है ना. यहाँ पे .in है, इसके जगह पे सपोज .com आ गया. तो क्या हो गया कि मुझे ये जो प्राइस बता रहा था ये इंटरनेशनल प्राइस बता रहा था, मेरे टाइम स्टैम्प के हिसाब से ये प्राइस करेक्ट नहीं था, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. सो टाइमिंग एरर हो गया. Then interface design testing hints design tests so that parameters to call procedures at extreme ends of their ranges. Extreme end का मतलब क्या हो गया? मिनिमम एंड मैक्सिमम. हम लोगों ने जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देखा था कि अगर सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एक पर्सन जॉब के लिए एलिजिबल कब रहेगा, जब उसका एज जो है वो 18 ईयर्स से 18 ईयर्स या उससे बड़ा. तो यहां पे आई कैन से वी हैव अ इनवैलिड. ओके, मैं यहां पे करता हूं. हाँ, सो सपोज विल से बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं इसको हम लोग. So how boundary value analysis works? We are talking about part-time work. ठीक है, we have part-time work जिसमें if I say this is invalid partition, इसको हम लोग बोलते हैं partitioning और boundary value analysis. ठीक है, boundary value analysis. So as you can see, we have invalid partition, valid partition, and again invalid one. Now here as you can see, we have some part-time work or full-time work, and the condition is like the age of a person should be greater than 18 and it should be less than 60. यही पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर अ जॉब. ठीक है, पार्ट टाइम फुल टाइम जाने दो. वी हैव फुल टाइम, ओके, वी हैव जॉब रिक्वायरमेंट्स इज दिस. सो इनवैलिड में क्या आएगा? अ पर्सन हुज एज इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा. सो आई विल से लेस देन 18. लेस देन 18 का मतलब अगर इसका एज अगर 17 ईयर्स 11 months and 29 days भी है, still it's less than 18. अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वैलिड एज कौन सा है? when the age is greater than equal to 18 and less than 60. और इनवैलिड कौन सा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 100. 100 साल के ऊपर तो रेयरली कोई मिलेगा. सो दिस इज द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. तो अब जब अगर हम लोग चेक करेंगे, सो हम लोग क्या करेंगे? I'll add extreme boundary value. जैसे if I say कि someone's birthday is today, तो आज रात 12 बजे के बाद में it will turn into 18 years. लेकिन उसके पहले अभी भी वो 18 years से छोटा ही है. So वो टाइम पे what conditions are there, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, so कुछ those are few points which are provided here. So as you can see, यहाँ पे आपको जो points दिए हुए हैं कि we will be talking about the extreme ends of the ranges or boundaries. So always test pointer parameter with null pointer design at test. मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ for a boundary value analysis. Remember word याद रखना, we have something which is called as boundary value analysis. Okay, so
as you can see in this image, we have a boundaries, and in this boundary we have valid and invalid. Like यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि minimum maximum values we have entered here. तो आपके कुछ numbers अगर ये range में आएंगे, that is valid, rest are not valid. जैसे यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, like password length is provided here. So if your password is between 8 to 12, then that is the valid one. If your password is less than 8 or more than 12 character, that is an invalid one. So I'll just provide you this image and you can have a look at this. Make sure कि आप ये जो examples है वो note करके रखो. This will help you in TY as well, not just in SY. Okay, so वो आपका इंटरफेस हो गया. टेस्ट केस डिजाइन वी ऑलरेडी हैव अ लुक एट एक्सेल फाइल, सो ये वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग वी ऑल वेरी वेल अवेयर अबाउट इट. लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, we'll be talking about कि okay we might be having students, professors, everyone at there. Then a student can subscribe for some books, they can purchase some books, they can return those books, and if there is a delay in the returning procedure, then they're going to be a fine. Daily base पे, weekly base पे कुछ fines रहेंगे, वो आएंगे. So library test के आगे पार्टीशनिंग टेस्टिंग. पार्टीशन मतलब इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग. तो मैंने आपको ये जो टेबल अभी बताया, सो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कहाँ पे पार्टीशन आएगा ये डिफाइन करना, उसको हम लोग पार्टीशनिंग बोलते हैं. सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड पार्टीशनिंग बोथ वर्क्स हैंड इन हैंड. इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मतलब कौन सा वैलिड पार्टीशन होगा, which data considered as the valid data and which considered as invalid. So जो पार्टीशन बनाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग वैलिड इनवैलिड कंसिडर कर रहे हैं, वो ये वाला पार्ट होगा. So as you can see, we have some data or inputs which are valid and some which are invalid. Okay, वो input देंगे and will check about the output. उसको equivalence partitioning बोलेंगे. So as you can see, there if the number is less than 4, then वो invalid जाना चाहिए. If it is between 4 to 10, it should be valid one. है ना, कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखो, this is the thin line. So if I say a number is 3.99, so this is less than 4. So वो टाइम पे this consider as invalid, है ना. जैसे if I say we have, if the percentage is less than 35, fail होगा. Then if it is greater than equal to 35 and less than 75, ये सबको हम लोग पास क्लास में रख रहे हैं. And if percentage greater than equal to 75 and less than equal to 100, इसको हम लोग distinction वाले कैटेगरी में डाल रहे हैं. So if someone is there with the percentage 34.99 percentile, so इसको आप पास कंसिडर करेंगे या फेल. अगर इसको मैं पास कंसिडर कर रहा हूँ मतलब लूप क्या हो गया, लूप इज इनवैलिड, है ना. तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग या बाउंड्री वैल्यू पे डालते हैं. सो अगर उसका 1 परसेंटाइल से भी अगर वो 35 पे नहीं पहुंच रहा है, मतलब दिस शुड बी फेल. अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ सम स्टूडेंट जिसका परसेंटेज इज 35.01, सो दिस शुड कम अंडर अ पास क्लास या वैलिड. एंड अगर मैं बोल रहा हूँ किसी के परसेंटेज अगर 74.90 या 98 है, सो इसको हम लोग पास क्लास में कंसिडर करेंगे, डिस्टिंक्शन नहीं होगा. 75.01 से ही डिस्टिंक्शन विल कंसिडर, या एग्जैक्टली एट 75.00. So this is the boundary value, या partitioning value. I hope this is very clear. Now same thing we can take example from online ticket booking as well. So suppose I'm at make my trip है, make my trip. अब जब मैं यहाँ पे make my trip पे जा रहा हूँ, as you can see we have we have many options. So if you notice we have flight options here. तो now just imagine कि I'm selecting a flight, बराबर है. अब वो flight का डेट कौन सा दिया है, 17, 18, 19 मार्च. अभी के लिए 16th है. Suppose I select this one, 21st March. अब let's suppose 20 थोड़ा दूर वाला, so maximum okay let's this one. So देखो on 30th March
flight charges are 4,700. Okay. Now these charges are when I book ticket in this week. तब ये 30th मार्च का जो 30th अप्रैल का जो फ्लाइट चार्जेस है, इट्स गोइंग टू बी 4,700 फॉर मी. मतलब मैं एडवांस बुकिंग कर रहा हूं इतना ज्यादा. दैट टाइम इट प्रोवाइड्स मी टिकट्स एट दिस रेट. लेट्स सपोज आफ्टर मंडे this charge is going to be 5,000. So if I try to book ticket at 11:55 or 11:58 p.m. that is today, after 2 minutes it's going to be Tuesday. और वो टाइम पे ये सेम टिकट्स के चार्जेस 5,000 हो जाएंगे. As we already know, आप जितने पास के टिकट्स बुक करोगे उतने चार्जेस आपके ज्यादा होता है, बराबर है. सो आफ्टर 12 PM नहीं AM हो जाएगा. सो आफ्टर 12 चार्जेस आर गोइंग टू बी 5,000. बिफोर 12 चार्जेस आर 4,751. सो नाउ व्हेन आई स्टार्ट माय प्रोसेसिंग एंड पेमेंट करते करते अगर 12:01 AM हो गया, so now whether it should accept 5,000 from me, whether it should charge 5,000 from me or the same charges, ये हम लोग चेक करते हैं है ना, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बफर होना चाहिए, ठीक है. जो 11:55 से बफर चालू होगा, तो 11:55 के बाद if anyone arrives, it will show them a notification that after 12 charges is going to be 5,000. So if you process your payment before 12, you will get ticket at 4,700. After 12 your charge is going to be 5,000. So अगर आपका processing late हो गया, then that's not your fault. मतलब that's not fault of a system, that's a fault of from the user's side. So वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे. So ये जो है, this is the example of equivalence partitioning. I hope this is very simple. तो यहाँ पे आपको अलग वे में दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, that one you will follow, ठीक है. तो सर्च इनपुट पार्टीशनिंग कैसे होगा वो दिया हुआ है. टेस्टिंग गाइडलाइन सीक्वेंस आपको पता ही है. सो यहाँ पे आपको इनपुट सीक्वेंस दिया है, लाइक वी हैव सिंगल वैल्यूज, उसका की है आउटपुट क्या आना चाहिए, बेसिक है, जस्ट गो एंड रीड इट आउट वंस. स्ट्रक्चरल टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगा, वेयर वी ट्राई टू एनालाइज द इंटरनल आर्किटेक्चर. ट्राई कैच ब्लॉक अगर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, वेदर दैट ट्राई कैच ब्लॉक इज वर्किंग प्रॉपर और नॉट. देन we have provided some exceptions, we have provided some special cases, वो proper work हो रहा है कि नहीं. if we have some conditions, तो conditions proper work out हो रहा है कि नहीं, we'll check that as well. Okay, so these are the basic points which are provided here. So white box test क्या होगा, we are already aware. We'll run some test on our component जहाँ पे हम लोग कोड analyze करेंगे. We are not just dependent on Excel table like this. बराबर है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सच एक्सेल टेबल जहां पे आपको टेस्ट केस दिया हुआ है, इनपुट वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड विल जस्ट चेक फॉर द फाइनल रिजल्ट. सो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव दिस टेस्ट केसेस डिराइव्स, कंपोनेंट कोड आएगा है ना, इनपुट डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे एंड चेक फॉर द आउटपुट वन. So binary search equivalence होगा. Binary search मतलब या either the condition will be true or false. So if I try to book a ticket, either it's going to be a success or a failure. So अगर prices अगर change हो गए तो failure आएगा. अगर prices अगर same है, then it's going to be a success one for me. Then same way अगर एक same like we have book my show. Now as you can see we have book my show on this as well as I have book my show available on this browser as well. Book my show. अब देखो on both the browsers if I try to book a ticket for the same movie, so it should apply it should apply a lock pattern. Locking pattern आपने जो database में पढ़ा था वो. So suppose I am from two browsers, I am trying to book a ticket for the same movie. Okay, so यहाँ पे book my show. Okay, then we have this movie. So we have this movie available here. I'll
book a ticket for this movie. Okay, यहाँ से मैंने book tickets पे click किया. Same way from Chrome browser also I have selected book tickets. अब देखो यहाँ पे दोनों साइड मुझे इनऑर्बिट मॉल ऑप्शन आया 950 शो. I'll click here. I'll select 2 tickets. Accept किया मैंने. Same way here also I'll select this option. Accept it. 2 tickets here. 2 tickets select किया. And देखो अब मैंने from Chrome browser I have selected this seat number 1 and 3. Okay. Same way यहाँ पे I'll select seat number 1 and 3. Same seats I am trying to select from 2 browsers. मतलब 2 bookings are going simultaneously. Concurrent access of the same data. So if we don't have deadlock detection and locking pattern, then it will create a deadlock, right? Remember, locks will help to resolve the deadlock. So यहाँ पे अभी ये 2 tickets select करके I'll click on play and as soon as here also I'll click on pay. So अब देखो यहाँ पे मेरे 2 tickets select हो गए. यहाँ पे वो क्या बता रहा है? There is something went wrong because those tickets are already selected by someone else. हो गया, ठीक है, बाइनरी कंडीशन वाला. तो अभी आप पढ़ लेना जो कंसेप्ट था. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. सो इक्विवेलेंस क्लास बाउंड्री कहाँ पे आना चाहिए, मिड पॉइंट कौन सा आना चाहिए. सो दिस इज द मिड पॉइंट व्हेन कॉन्करेंट एक्सेस इज गोइंग ऑन. सो एक ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा, एक फेल होगा. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेस्ट कवरेज, ब्रांच कवरेज या पाथ टेस्टिंग. पाथ टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज व्हाट वी मीन बाय पाथ टेस्टिंग. सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे दिस इज द एग्जाम्पल. Let me open one example. Okay, this one. So as you can see in this situation we have multiple conditions. Like here we have a start condition, उसके बाद में कुछ statement है. Then here we have if statement. If अगर true होगा तो यहाँ पे जाएगा, false होगा यहाँ पे जाएगा. Again we have if condition here. Then true होगा तो यहाँ पे जाएगा, false होगा तो यहाँ पे आएगा. And finally again we have some condition here. Okay. So उसके बेस के ऊपर we'll just verify कि okay अगर ये true हुआ तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, false हुआ तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा. Okay. Or else अगर मैं आपको और एक simple pattern अगर बताऊं, so I'll just show you this example. Like we have if condition here. First if condition है, if this is true तो यहाँ पे जाएगा, false है यहाँ पे जाएगा. We have some statement here, we have some statement here. After this again we have next if condition. Again some statements are given here. And finally here we have stop. Now as you can see यहाँ पे first true हुआ तो यहाँ पे जाएगा, false हुआ यहाँ पे जाएगा. Then true यहाँ पे ये वाला statement execute हुआ, false पे ये वाला statement execute होगा. So how many path do we have here? तो suppose मैं यहाँ पे अगर if I say this is if 1, this is if 2, I'll create a table if 1, if 2. So if first is true, ठीक है, मतलब path कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है. And second is also true, मतलब it's going from here till here. So this first part. Then second में I'll say first is true, मतलब यहाँ से जा रहा है, and second क्या है? False है. Then third में false होगा first वाला if condition and second वाला true होगा. Then fourth में दोनों true होगा. So this is what we mean by path analysis. So ये way में हम लोग test करेंगे अपने code को. I hope this is very clear. Please draw. Okay, so I hope आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Let me just path testing. Okay, ठीक है, मैंने आपको बताया वो याद रखो. अभी फिलहाल I don't find that here. कवरेज होगा. So यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. Even here from line number 5th we have while loop. तो while loop में जाएगा, बराबर है. while loop अगर true हुआ तो ठीक है, otherwise it directly goes to 14. पे जाके क्या करेगा? from step number 11 से वो 12 पे जाएगा या 13 पे जाएगा, फिर वापस 5 पे आएगा. तो ये घूमते रहेगा.
So in this 1 2 3 then 5 से it will goes to 14 बराबर है 1 2 3 4 5 then 5 से कहाँ पे जाएगा 6 then 7 पे जाएगा 7 से it goes to 11 12 और 12 से फिर वापस 5 then next क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 से 11 11 से 13 and 5 then next क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 14 so these are the ways how we can find it out कौन सा path कौन से line पे जाएगा so how our code is going to execute same path यहाँ पे provide किया हुआ है टेस्ट ऑटोमेशन मैंने अभी आपको we just discussed the video how test automation testing tool works तो टेस्ट वर्कबेंच दिया हुआ है वेरी सिंपल है डायनेमिक एनालाइजर आएगा फ्रॉम दिस ऑटोमेशन टेस्टिंग विल जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो एनीवन एनी डाउट्स अबाउट दिस गाइस एनीवन हेलो No, sir. ओके ठीक है सो आई विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर आफ्टर 5